So hello guys, welcome to Study Bloom. Today we are going to discuss about the Human Genome Project. In the previous class, we have discussed about the translation as well as its transcription replication. So those who have not watched my previous lecture, please go through it. So today we are going to start the Human Genome Project. बच्चों को ये काफी डिफिकल्ट लगता है बेसिकली। सो क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीनोम क्या होता है। सेट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट विद इन द सेल, दैट इज बेसिकली जीनोम। जितना डीएनए कंटेंट सेल में प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? हम जीनोम कहते हैं। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या करे होंगे? बेसिकली क्या लोगों ने किया होगा इस प्रोजेक्ट में? जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, बेसिकली बेसिस से मिलके बना हुआ है। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या किया है? हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड, ये जो बेसिस है ना, इनकी सीक्वेंसेस क्या है। वी हैव डिटरमाइंड द सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस, that is in DNA, and that will determine the that will give information about the genetics present इन एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक्स ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। सो ये बताता है कि क्या जेनेटिक मेकअप है किसी गिवन ऑर्गेनिज्म में। और बेसिकली इस सीक्वेंस से हम, जैसे ये सीक्वेंस हम डिटरमाइन कर पाएंगे, ATGC वॉट एवर इट इज। सो इट विल गिव अबाउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन जीनोम। तो हम ये कैसे करेंगे? बेसिकली ये पॉसिबल कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? डीएनए का आइसोलेशन करना होगा, ठीक है। आइसोलेशन करना होगा, फिर उसको क्या करना होगा? तब जाके हम उसको डिटरमाइन कर पाएंगे, तब जाके उसके सीक्वेंस को पता कर पाएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे बेसिकली इस प्रोजेक्ट में लोगों ने डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च हुआ था किस ईयर में? 1990 में। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली एक मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट क्यों? क्योंकि हम एक पूरा ह्यूमन जीनोम को आइडेंटिफाई करने के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर पूरे ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ह्यूमन जीनोम में कितना कंटेंट है, बेसिकली कितना बेस पेयर है? 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है, ठीक है। ये क्या है? हैप्लॉइड सीक्वेंसेस है, और इसी को इंटू टू कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, इतना तो डिप्लॉइड कंटेंट है हमारे ह्यूमन जीनोम में। तो अगर एक पर बेस पेयर, अगर हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है? $3, $3 पर बेस पेयर हमें कॉस्ट पड़ रहा है। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? $9 बिलियन हो जाएगा। तो इतना ज्यादा US डॉलर इसको इस ह्यूमन प्रोजेक्ट में लगा है बेसिकली। इसके बाद तो ये तो बात हो गई कॉस्ट की। अब उसके बाद बात करते हैं जो डेटा मिलेगा, जो सीक्वेंसेस हम डीएनए से आइडेंटिफाई करेंगे, वो डेटा, वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा होगा। और वो डेटा भी तो हमें कहीं स्टोर करना होगा। तो उस डेटा को हम बुक में तो स्टोर कर नहीं सकते। अगर हम किसी लाइब्रेरी में भी स्टोर करेंगे तो भी वो इतना एनफ स्पेस नहीं होगा। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है? डेटा बेसिस। डेटा बेसिस में क्या होता है कि बेसिकली हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डेटाबेसेस यूज हुआ था जिसमें ये सारे डेटा को स्टोर किया गया, ठीक है। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसको बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उससे उससे एसोसिएटेड है। नाउ क्या गोल्स थे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? तो हमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना था? हमें आइडेंटिफाई करना था 20 to 25,000 जीन जो कि प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन डीएनए में। बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, और बिफोर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम क्या अज्यूम करते थे कि हमारे बॉडी में 80,000 से भी ज्यादा जीन प्रेजेंट होगा। ह्यूमन जीनोम में 80,000 से भी ज्यादा जीन प्रेजेंट होगा, जब तक हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं किया था तब तक। फिर हम क्या करेंगे? सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, कितना? 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर को, जो कि हमारे डीएनए को बनाते हैं। फिर हमें क्या करना होगा? इस डेटा को स्टोर करना होगा डेटाबेसेस में। फिर उसको हमें क्या? डेटा एनालिसिस करनी होगी। डेटा है तो उसकी एनालिसिस भी होनी जरूरी है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए अलग अलग टूल्स चाहिए, कंप्यूटेशनल टूल्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो डेटा आएगा हमारे पास, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी आएगी, इसको हमें क्या करना होगा?
उसे ट्रांसफर करना होगा अदर इंडस्ट्रीज को, और हमें कुछ एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को भी इस प्रोजेक्ट से सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये 13 साल का, 13 साल जितना लंबा प्रोजेक्ट था। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है। उसके अलावा और भी कंट्रीज थी, जैसे कि इनका कंट्रीब्यूशन भी था जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट था वो 2003 में कंप्लीट कर लिया गया था। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ डीएनए सीक्वेंस ही नहीं किया, डीएनए के जीन को ही नहीं आइडेंटिफाई किया, डीएनए के ही ह्यूमन जीनोम को नहीं आइडेंटिफाई किया, हमने अदर भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को सीक्वेंस किया, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, ठीक है, ड्रोसोफिला, कुछ प्लांट्स थे जिसमें राइस और अरेबिडोप्सिस था। ये सारी भी ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया? सीक्वेंस किया, उनके डीएनए के बारे में पता करने के लिए। बेसिकली क्यों? क्योंकि ये बहुत ही चीजों में अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में और इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में भी। इसीलिए हमने इन ऑर्गेनिज्म को कंसिडर किया। अब इसके बाद आते हैं कि डीएनए का, चलो ठीक है, हम सीक्वेंसिंग करना तो चाह रहे हैं, बट कैसे करेंगे? उसके लिए कोई मेथड होगा। तो हमने देखा कि लोगों ने जो प्रोजेक्ट में, उन लोगों ने दो अप्रोच यूज किया था। एक तो ईएसटी, ये क्या है? ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और दूसरा क्या है? होल जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग की। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग में बेसिकली क्या किया होगा इन लोगों ने क्या किया? बेसिकली पूरे डीएनए को आइसोलेट कर लिया ह्यूमन जीनोम के, और सारे जो सीक्वेंसेस है ना, सारे सीक्वेंसेस को एज ए होल क्या किया? एज ए होल आइडेंटिफाई किया। ठीक है। ये नहीं देखा कि कौन से कोडिंग सीक्वेंसेस है, कौन से नॉन कोडिंग, सबको आइडेंटिफाई किया। सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम कंटेंट ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। और फिर जब इनकी सीक्वेंसिंग, इन लोगों ने सीक्वेंसिंग हो गई, तब फिर क्या हुआ? तब फिर उन्होंने उसके डिफरेंट रीजन ऑफ डीएनए को एनोटेशन दिया। बेसिकली सीक्वेंसेस को बताया कि कौन सा सीक्वेंस कौन सा फंक्शन करेगा। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, कि सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सीक्वेंस कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा या क्या रोल है। ठीक है। ये हुआ होल जीनोम सीक्वेंसिंग में। इस ईएसटी में क्या हुआ था? ईएसटी में हमने अर्लियर ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, जब एमआरएनए होता है, एमआरएनए की स्प्लाइसिंग से पहले जो एमआरएनए होता है, हेट्रोजीनस एमआरएनए होता है, उसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन बेसिकली वो रीजन है जिसमें जीन प्रेजेंट है। इंट्रॉन क्या है? वो रीजन है जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। तो ईएसटी में हमने बेसिकली क्या किया था कि जो सारे एक्सॉन सीक्वेंसेस हैं, जो जीन वाले सीक्वेंसेस हैं, उन्हीं को हमने आइडेंटिफाई किया था। उन्हीं को हमने लेके क्या की थी? सीक्वेंसिंग की थी। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना या उनको सीक्वेंस करना। बेसिकली नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को सीक्वेंस नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। क्या? इसका नाम ही एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, मतलब जो डीएनए एक्सप्रेस करेगा। बेसिकली कौन एक्सप्रेस करेगा? जो जीन वाला पार्ट होगा। जीन वाला पार्ट कौन सा है? जिसमें बेसिकली एक्सॉन है, इंट्रॉन तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में इन्होंने क्या किया था? ये काम किया था कि उसने उन्होंने बस कोडिंग सीक्वेंसेस को ही आइडेंटिफाई किया था या सीक्वेंस किया था। अब इसके लिए क्या था? ये तो हमने बात की अप्रोचेस की। अब इसके बाद सीक्वेंसिंग कैसे हुई? सबसे पहले टोटल डीएनए को एक सेल से आइसोलेट किया गया। फिर जब डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे तो उन्हें क्या करना होगा? सबसे पहले कट करना होगा। तो उन्होंने उसको कट किया रैंडम फ्रैगमेंट में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस। उसके बाद क्या है कि जब डीएनए है, डीएनए बहुत बड़ा है, उसको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे सीक्वेंसेस में इन्होंने कट किया और उसको क्लोन किया स्पेशलाइज्ड वेक्टर से। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोनिंग किस लिए किया? क्योंकि क्लोनिंग इसलिए किया क्योंकि हमें क्या चाहिए था? एम्पलीफाई करना था ना डीएनए को, ढेर सारे उसकी कॉपी बनानी थी, एम्पलीफाई करना था। तो इसलिए क्लोनिंग की गई। अब क्लोनिंग के लिए कौन सा वेक्टर यूज हुआ? तो दो वेक्टर यूज हुआ था। एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दूसरा
ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से होस्ट यूज किए गए, बेसिकली बैक्टीरिया और ईस्ट। और यहाँ पे जो वैक्टर्स थे वो थे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके बाद जब ये सारे हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया में रखा, क्लोन करने के बाद, वेक्टर यूज करने के बाद इसको हमने बैक्टीरिया में रखा। उसके बाद एक एक डीएनए के सीक्वेंस को लेके उसको क्या किया गया, सीक्वेंस किया गया विद द हेल्प ऑफ फ्रेडरिक सेंगर मेथड। सेंगर मेथड से सीक्वेंसिंग की गई। अब इन सीक्वेंसेस को, ये जो डीएनए के ढेर सारे सीक्वेंसेस है ना, इनको सीक्वेंस करने के बाद हमने क्या किया, इसको अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ बेसिस। और ये जो बेसिस थे ना, अगर ये ढेर सारे बेसिस हैं तो एक, ये ए बेस है, ये बी बेस है, ये सी बेस है, सी सीक्वेंस मान सकते हैं, सी सीक्वेंस है, ये डी सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों एक 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 के बाद दूसरी सीक्वेंसेस है। तो हमने इस तरह से पूरा होल डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया। और ये जो सीक्वेंस है, ये वो क्रोमोसोम 1 का वो कंप्लीट हुआ था 2006 में। और ये था लास्ट क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम जो हमने सीक्वेंस किया था। इसके बाद क्या क्या फीचर आए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। बेसिकली हमने देखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद क्या क्या हमें मिला, कि ह्यूमन जीनोम कितने बेस पेयर का है, इतने 3164 मिलियन बेस पेयर का बना हुआ है। और हमारी जो एवरेज जीन है, एक जो जीन है उसमें कितने बेसेस हैं, कितने पर्टिकुलर बेसेस हैं। तो एक जीन पर्टिकुलरली, एवरेज की बात कर रहे हैं हम, एवरेज 3000 बेसिस की बनी हुई है। सबसे लार्जेस्ट जो नोन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन, 2.4 मिलियन बेसिस की बनी हुई है। और अर्लियर जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि हमारे जो जीन है हमारे ह्यूमन जीनोम में, पर्टिकुलरली ये 80,000 है, 80,000 से 1 लाख के आसपास है, 1.5 लाख। बट जब हमने सीक्वेंसिंग कर लिया तो पता चला कि टोटल जीन कितने हैं, एस्टिमेट 30,000 है, जो कि मच लोअर था प्रीवियस एस्टिमेशन से। फिर हमने देखा कि जो 99.9% जो है वो हर ह्यूमन डीएनए एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, 0.1% परसेंट क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस एग्जैक्टली सेम है सारे ह्यूमंस में। फिर हमने देखा कि कुछ फंक्शंस जो है, 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, उनके फंक्शंस अभी तक अननोन है, अभी तक आइडेंटिफाई करना है कि इन जीन के फंक्शन क्या हैं। उसके बाद 1.8% ऑफ जो जीनोम है, सिर्फ 1.8% ऑफ द जीनोम, या राउंड फिगर में कह ले 2% ऑफ द जीनोम ही क्या कोड करता है। बेसिकली 2% ऑफ द जीनोम ही प्रोटीन कोड करता है। ठीक है, बाकी रेस्ट नहीं, 98% नहीं। फिर हमने देखा कि ह्यूमन जीनोम में रिपीटेटेड सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं, रिपीटेटेड सीक्वेंसेस या टैंडम रिपीट्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और ये जो रिपीटेटेड सीक्वेंसेस हैं वो रिपीट हो रहा है बहुत ज्यादा बार, मेनली 100 to 1000 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। और इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है कोडिंग फंक्शन में, बट वो क्या उनका रोल हो सकता है, बेसिकली क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में, डायनामिक्स में और इवोल्यूशन में तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर क्रोमोसोम वन के पास सबसे ज्यादा जीन है 2968, वाई के पास फ्यूएस्ट है 231। और सेंटिस्ट ने और क्या आइडेंटिफाई किया, 1.4 मिलियन लोकेशन जहां पे डीएनए में डिफरेंसेस आ रहे थे, उनको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एसएनपी 1.4 मिलियन लोकेशंस पे उन्होंने क्या देखा, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद अब क्या, इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्यों हमने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या मिल सकता है, बेसिकली हम एक साथ, हमें अगर कोई सेल है और इस सेल में सबसे पहले तो डीएनए होगा, डीएनए से कौन कौन से आरएनए बनेंगे, बेसिकली जो एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट होगा ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये एमआरएनए है तो इस सेल में कौन कौन सा प्रोटीन बनेगा, हम सारे जीन को एज अ होल यहाँ पे समझ सकते हैं। थाउजेंड ऑफ जीन, थाउजेंड ऑफ प्रोटीन पे काम कर सकते हैं, उनके नेटवर्क को देख सकते हैं अगर हमें डीएनए के सीक्वेंस का पता होगा तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज बार बार चीजों को रिवाइंड करके देखिएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा।
और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।